वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज बिहार। तो इस वीडियो में बात करेंगे हेलो एल्केन्स हेलोजेन चैप्टर के एनसीईआरटी के हाइलाइट्स के बारे में। देखो, जितने भी मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का, पूरे इनऑर्गेनिक का मैंने अपलोड कर रखा है, वो सारे न्यू एनसीईआरटी हैं। तो अब बिंदास होकर उनसे पढ़ाई करो, सब रिड्यूस सिलेबस के अनुसार ही हैं। और जो नीट 2024 में क्वेश्चन जितने भी आए थे सारे चैप्टर में, वो रिड्यूस सिलेबस से ही थे। ठीक है, तो आप उसमें सिलेबस में टेंशन मत लो। जो इस चैप्टर की बात करें हेलो एल्केन्स हेलोजेन्स की, तो नीट 2024 के अंदर इसे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। जो रीनीट हुआ था उसमें भी इसे 3 क्वेश्चन आए थे 2023 के अंदर। तो देखो कि हेलो एल्केन्स हेलोजेन्स से 3 क्वेश्चन थे, और जो रीनीट था उसमें भी से 3 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनको मैं एक एक करके, जैसे मैं पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही थे, बहुत सारे क्वेश्चन टेबलर फॉर्म में से थे, और बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से भी आए हुए थे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक एक करके मैं, जैसे यहाँ पे देख लो, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल से बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को मैं वहीं पे डिस्कस कर लूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एनसीईआरटी लाइन है उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा आपको इन कोचिंग के मॉड्यूल से। फिर आपको बहुत अच्छे मेरे फैकल्टी का नोट्स है मेरे पास, जिससे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उनके आपके नोट्स के जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कोटा के हैं, उनके आपको मैं कराऊंगा। साथ में मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक भी आपको दे रहा हूँ, और इन टेस्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना कंटेंट है वो देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये स्टार्टिंग के 2 टॉपिक करेंगे। उसके बाद हम हेलो एल्केन्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ है। फिर हेलोजेन्स, उनकी प्रिपरेशन, उनके प्रॉपर्टीज़। जो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको ये वाला पार्ट है, और 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, तो हम टाइम भी वैसे ही देंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिटेल में टाइम देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं से करेंगे। जो क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, इनको बस एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। और जो यहाँ पे पोली हेलोजन कंपाउंड है उनको भी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब से मैं कन्वर्जन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। कन्वर्जन करोगे तब आपको एक्चुअली में फील आएगा कि हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके ऑर्गेनिक। तो कन्वर्जन भी साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। सबसे पहले है कि आपका जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलोजेन्स। तो होता क्या है, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके हेलोजन को अटैच करते हैं तो उनको बोलेंगे हेलो एल्केन, और ये अल्काइल हाइड्राइड बोल सकते हैं। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। जैसे कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उनमें अगर हाइड्रोजन, इस कार्बन पे आपके हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे एक हेलोजन से, ठीक है, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, तो इसको बोलेंगे हेलो एडीन्स और या अराइल हैलाइड। तो ये होते हैं आपके हेलो एल्केन्स हेलोजेन्स। इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इनका यूज़ कहाँ है। अगर आपको हाइब्रिडेशन में दिक्कत है तो आप प्लीज़ डिटेल में, मैंने पूरे केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी हाइलाइट करा रखा है, वहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है, इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलोजेन्स को। तो इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए। और इनको यूज़ करके हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस भी करते हैं। और यहाँ तक कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो जो भी हम हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन अटैच करते हैं तो उनको बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये दोनों जो है हेलोजन डेरिवेटिव्स हुए। स्टार्ट करते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल में। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, तो उनके मैं स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको फील आ पाए। इसको याद नहीं करना है, बस आपके फील के लिए कि हाँ एक्चुअली में कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, हमको क्यों डिटेल में पढ़ना है उसके लिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि क्लोरोएम्फेनिकॉल, ये इनमें जो है आपके स्ट्रक्चर में क्लोरीन को दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है, इसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप सोचते हो कि हाँ ये हम क्यों पढ़ना है, एमबीबीएस में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नहीं, ये फार्मेकोलॉजी में आपको सारे स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है और सबका यूज़ पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि अभी आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से करो। ठीक है, तो जो क्लोरोएम्फेनिकॉल है, इसमें हमारा क्लोरीन होता है, टाइफाइड फीवर में यूज़ करते हैं। जो आप हार्मोन पढ़े होंगे थायरोक्सिन, उसमें भी आपका आयोडीन होता है। जैसे T4 और T3 आपने पढ़ा होगा इंडोक्राइन चैप्टर में। T4 में आपके 4 आयोडीन होते हैं, T3 में आपके 3 आयोडीन होते हैं। अगर इनका डिफिशेंसी हो और ज़्यादा भी हो तब भी इनसे ग्रेटर होता है। ठीक है, फिर मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, जैसे मेडिसिन हो गया, आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे नाम में है क्लोरोक्विन। तो इनमें क्लोरीन जो है स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इनको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। हेलोथेन, अगर अब आप
पढ़ोगे तो जो जनरल एनेस्थेसिया होता है, सर्जरी में यूज़ करते हैं हम, उनमें यूज़ करते हैं हैलोथेन को। किस रूट से लेते हैं? तो इनहेलेशन से रूट लेते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, पल्स रेट को रिड्यूस करते हैं और रेस्पिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट आपके हैलोजन के कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारे NCERT हाइलाइट्स PDFs को ज्वाइन करना, तो मैंने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी और अब तो फिजिक्स के भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सारे चैप्टर्स के NCERT हाइलाइट्स अपलोडेड हैं, आप सबको ज्वाइन कर सकते हो। सारे PDFs एकदम HD क्वालिटी में हैं। प्रॉपर मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वहीं पे ऐड किए हुए हैं। NCERT के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को भी मैंने ईजिली उसको समझाया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे 99 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए सारे PDFs मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और साथ में आपको क्वेश्चंस बैंक भी हो जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। आपका 99 रुपीज़ में मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट पूरी सारे NCERT PDF में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन। सिंपल है कि एक हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन, 2 प्रेजेंट है तो डाई हैलोजन, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई हैलोजन। ठीक है, उसी तरह से मोनो आपका हैलोजेंस भी हैं, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ये सब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है मोनो हैलोजन कंपाउंड, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अल्काइल हैलाइड को बांट दिए मोनो में, डाई में, ट्राई में, टेट्रा में। जो मोनो हैलाइड्स हैं इनका फर्दर क्लासिफिकेशन वो इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि मोनो हैलाइड्स हैं, इनको अब देखो एक सब में है एक एक हैलोजन जुड़े हुए हैं। अब ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन हुआ, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है बाकी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड और इस कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये जो यहाँ पे मेरा क्लोरीन एटम है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये जो कार्बन हुआ मेरे ये 3 डिग्री कार्बन हुआ और उसको बोलेंगे टर्सरी हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी हैलाइड क्या है, सेकेंडरी हैलाइड क्या है, टर्सरी हैलाइड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मोनो हैलाइड का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। समझ में नहीं आया तो आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, एक क्लोरीन है, सॉरी ये क्लोरीन मतलब कोई भी हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, इसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। ये हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड और इस कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। जैसे ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बाकी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी कार्बन हुआ और इसी जो हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको टर्सरी हैलाइड बोलेंगे। तो यही है आपके प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, जो यही NCERT में आपको दे रखे हैं कि हमारा इफ हैलोजन एटम इज अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अगर टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो यही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है अल्काइल हैलाइड जो हैं इनके जनरलाइज फॉर्मूला दे रखा है CnH2n+X। मतलब अब बस इनको देख लो, ये इनका जनरलाइज फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूला इतना यूज़ होता नहीं है। ठीक है, अब अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? देखो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो हमारा होता है जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में बना रखा है। अब पहले इसका निमोनिक्स देख लो कि डबल बॉन्ड से बगल वाले कार्बन पे अगर कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। जैसे ये मेरा डबल बॉन्ड हुआ, इसके बगल वाले कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है इनको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड और इस कार्बन को बोलेंगे अलाइलिक कार्बन, इसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। ठीक है, और जो अलाइलिक कार्बन होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, अब बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उससे अगर मेरा हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अब इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। देखो अब यहाँ पे जो मेरा कार्बन है जिसे हैलोजन जुड़ा हुआ है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ और इसके हैलाइड्स को 1 डिग्री हैलाइड बोल देंगे। लेकिन ये जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है मेरा ये वाला, इस पर जो हैलोजन जुड़ा हुआ है ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन से और एक ये कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ और इससे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड। वैसे ही जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है मेरा ये है, इस पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर जो हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो मेरा 3 डिग्री हैलाइड होगा। तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, यहाँ भी हम क्लासिफाई करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स में। ठीक है, आगे जो दे रखा है
वो मेरे दे रखा है कि विनाइलिक हाइलाइड क्या होता है और अराइल हाइलाइड क्या होता है। तो सिंपल होता है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं विनाइलिक हाइलाइड। जैसे स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है मतलब हेलोजन होगा उसको बोलेंगे हम अपना विनाइलिक हाइलाइड। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, sp2 होगा कि sp3 होगा, ये बेसिक है। अगर आपने केमिकल बॉडी नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा है पूरी डिटेल में। फिर अराइल हाइलाइड जो है, ठीक है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच्ड है मेरा हेलोजन तो उसको बोलेंगे अराइल हाइलाइड। अगर हेलोजन जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे अराइल हाइलाइड, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो आप। तो ये सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है। अराइलिक हाइलाइड क्या है, बेंजाइलिक हाइलाइड क्या है, और अराइल हाइलाइड क्या है और विनाइलिक हाइलाइड क्या है। तो आगे पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। देखो नोमेनक्लेचर तो आपको जो यहाँ पे देखना है वो आपको कॉमन नेम बस याद करना है, बाकी इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। देखो जैसे यहाँ पे मेरा प्रोपेन में सेकंड टर्म में क्लोरीन जुड़ गया तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। मैं आपको बस कॉमन नेम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिख देगा, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्या ये बोलना चाह रहा है। देखो यहाँ पे जैसे मेरा ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसके यहाँ पे आइसोमरिज्म दे रखे हैं आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर 2 पे मेरे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फर्स्ट कार्बन पे अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। वैसे ही अगर टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरा हैलोजन तो उसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है। अगर मेरा हैलोजन जो है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो मेरे डाई हेलो एल्केन्स हैं, यानी कि अगर 2 मेरे हैलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, डाई हेलोजन है और सेम टाइप के हेलोजन हैं, जैसे यहाँ पे देखो दोनों क्लोरीन ही है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन ही है, तो डाई हेलोजन है और सेम टाइप के हेलोजन जुड़े हुए हैं, तब इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एल्कालिडीन में और एल्कालिन डाई हाइलाइड्स के अंदर। क्या जी, एल्कालिडीन में और एल्कालिन डाई हाइलाइड्स के अंदर। इनमें आपके होते हैं, देखो सिंपल में बता देता हूँ फिर आपको आगे बताऊँगा। देखो जैसे ये कार्बन है मेरा, इस पर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डाइहाइलाइड, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, दोनों कार्बन पे, एक ही कार्बन पे नहीं, डिफरेंट कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़े हैं, इसको बोलेंगे विसिनल डाइहाइलाइड। जो जेमिनल डाइहाइलाइड होता है उसको हम बोलते हैं एल्कालिडीन क्लोराइड, और जो विसिनल डाइहाइलाइड होता है उसको बोलते हैं एल्कालिन क्लोराइड, डाइक्लोराइड, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारे विसिनल डाइहाइलाइड हैं इनमें क्या होता है, हेलोजन जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो जेमिनल डाइहाइलाइड है इनको हम बोलते हैं एल्कालिडीन हाइलाइड, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जेमिनल डाइहाइलाइड में दोनों हेलोजन जो है सेम कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और विसिनल पे डिफरेंट प्रेजेंट है, और विसिनल डाइहाइलाइड को बोलते हैं एल्केलिन डाइहाइलाइड। तो वही है भाई, जेमिनल क्या है, विसिनल क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, ठीक है। अब आगे देख लो, जो यहाँ पे एक टेबल बना रखा है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉमन जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉमन को आपको तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे जो पढ़ना है, जो मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ, ये वाला है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। जो हेलोजन है आपके बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है कार्बन के कंपेरिजन में। अगर हम कार्बन और हेलोजन की बात करें तो ये कार्बन और हेलोजन है, तो हेलोजन जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरा थोड़ा सा शिफ्ट होता है हेलोजन की तरफ। इन्हीं के कारण जो है हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है पोलराइज्ड हो जाता है, और जो हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन एटम के ऊपर और हेलोजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हमको यहाँ पे दे रखा है कि सिंपल सा बात दे रखा है कि जो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेरा हेलोजन के साइज जो है वो इंक्रीज करता है, सबका साइज इंक्रीज करता है, वही यहाँ पे दे रखा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल है, पहले तो दे रखा है जैसे अगर मेरा मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपने पढ़ा कि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है तो मेरा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। जितना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही कमजोर बॉन्ड होगा, उतना ही जल्दी टूट जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट में आपको ऑर्डर सेम ही होगा, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। जो चेंज होगा वो फ्लोरीन वाले का होगा। फ्लोरीन जो है यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर शो करता है। जो डाइपोल मोमेंट है मेरा वो फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा कोई भी अगर आप कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन किए हो तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत मिस करना कि फ्लोरीन का मेरा
डाइपोल मोमेंट कम होता है क्लोरीन से, मतलब मिथाइल क्लोराइड से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिखा रखा है, सिंपल, आप समझ सकते हो कि जैसे देखो यहाँ पे ये आराइल हाइड्राइड है और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ये sp2 हाइब्रिडेशन होगा। परसेंटेज ऑफ स्केलेटन निकालेंगे तो ये यहाँ पे होगा 33% और यहाँ पे होगा 25%। परसेंटेज ऑफ स्केलेटन में कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा कार्बन और क्लोरीन के अंदर। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्केलेटन ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस कम होगा। तो डाइपोल मोमेंट पूछ देते हैं कि इन दोनों में किसका है ज़्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट हमारा साइक्लोहेक्सेन वाला का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्केलेटन पे मेरा कम है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ स्केलेटन, वापस से केमिकल बॉन्डिंग जरूर देख लो, अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है उसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम हैलो एल्केन्स का, उसको देखते हैं। हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल को और फिर हाइड्रोकार्बन्स को। इन दोनों मेथड से अल्कोहल को और हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके हम अल्काइल हाइलाइड का अपना प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले अल्कोहल से कैसे करेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन। तो जो भी अल्कोहल के अंदर मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनमें अगर हम ऐड करेंगे हैलोजन एसिड, जैसे कि यहाँ पे मेरा HCl, या कोई भी फॉस्फोरस हाइलाइड्स जैसे कि PCl3, PCl5, या मेरा कोई भी थायोनिल क्लोराइड जैसे कि AsOCl2, तो मेरा अल्काइल हाइलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना थायोनिल क्लोराइड जो है ऐड करेंगे तब क्या होगा। देखो, तो यहाँ पे मेरा अल्कोहल है, इसमें हम ऐड कर दिए थायोनिल क्लोराइड AsOCl2, तो होगा क्या यहाँ पे मेरा अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरीन बनेगा। SO2 गैसियस प्रोडक्ट होगा, ये अपने आप स्किप कर जाएगा। फिर HCl जो है ये भी गैसियस प्रोडक्ट होगा, ये भी मेरा स्किप कर जाएगा। तो क्या होगा, कंटेनर में बचेगा क्या, कंटेनर में बस मेरा प्योर अल्काइल क्लोराइड ही बचेगा। ये दोनों तो गैसियस फॉर्म होगा, अपने आप जो है ये स्किप कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा प्योर अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ये मेथड जो है मेरा बहुत ही फेवरेट मेथड होता है प्रिपरेशन करने का। तो थायोनिल क्लोराइड से हो गया, और इसी को हम बोलते हैं डार्जेंस मेथड, आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी को बोलते हैं डार्जेंस प्रोसीजर बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, जिसमें कि हमारा AsOCl2 थायोनिल क्लोराइड को यूज़ करते हैं और हमारा दोनों गैसेस प्रोडक्ट जो है स्किप कर जाता है, बच जाता है अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन इससे SOBr2 और SOI2 को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इनका स्टेबिलिटी जो है कम होता है। हम यूज़ कर सकते हैं थायोनिल क्लोराइड का ही बस AsOCl2 का। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है मेरा वो दे रखा है यहाँ पे। अब देखो, ये है लुकास रिएजेंट वाला मेथड है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत NCERT में हद कर रखा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट क्या होता है पहले ये याद कर लो। कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं दिया, लेकिन ये आपको NCERT में 2-3 बार अल्कोहल पढ़ोगे तभी भी रिपीट होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, होता क्या है, लुकास रिएजेंट कैसे करता है हमारा अल्काइल हाइड्राइड का प्रिपरेशन, उसको देखते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, ये अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे और मेरा अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। इस मैकेनिज्म के अंदर आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। होता है कि जो हम HCl ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HCl, उसका H प्लस अल्कोहल की OH से जाके अटैक करेगा और यहाँ पे मेरा एक ऑन स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और फिर यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन का यहाँ पे हम स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके अनुसार इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, और जितना ही ज़्यादा मेरा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ही वो रिएक्टिव होगा अपना लुकास रिएक्शन के लिए, और उतना ही फास्ट जो है उसका अल्काइल हाइड्राइड का प्रिपरेशन होगा। तो अगर आपने कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पढ़ा हुआ है, बेसिक सा रीअरेंजमेंट होता है मिथाइल शिफ्ट के बारे में, तो उससे ये क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, बहुत इजी आता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा। ऐसे आप बोल सकते हो कि जो मेरे टर्सरी अल्कोहल हैं ये एकदम फास्ट इनका रिएक्शन होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इनका फास्ट टर्बिडिटी फॉर्म होता है, 2 से 3 सेकंड के अंदर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 मिनट टाइम लगेगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा तो 30 मिनट तक टाइम लग सकता है। तो जो लुकास रिएजेंट है मेरा, वो जो है इनका रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे। ठीक है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आए थे 2024 के अंदर। देखो, ये आपका NCERT एग्जाम्पलर में भी दे रखा था, और इसका क्वेश्चन भी आया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था NCERT एग्जाम्पलर से। कुछ नहीं क्वेश्चन था कि बताओ लुकास रिएक्शन, देखो NCERT में नाम नहीं लिया है, बस दे दिया कॉन्सनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे लुकास रिएजेंट वर्ड यूज़ किया था।
इंस्टेंटेनियसली कौन अपटेंड होगा, यानी कि 2 से 3 सेकंड के अंदर कौन सा अपटेंड होगा, तो 3 डिग्री कार्बन वाला अपटेंड होगा, मेरा 3 डिग्री अल्कोहल अपटेंड होगा। तो बस इसमें देखना था कि 3 डिग्री अल्कोहल ये 1 डिग्री हुआ, ये भी सेकेंडरी हुआ, ये भी प्राइमरी हुआ, ये 3 डिग्री कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सबसे फास्ट मेरा यही होगा, तो ये 4th आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है यहाँ पे, तो ये बस यहीं पे दे रखा है, एनसीईआरटी में हॉट दे रखा है, बस सिंपल दे रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा मेरा लुकास रिएजेंट का, वो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है रेड फॉस्फोरस में अगर Br2 मिलाएंगे तो PbR3 का फॉर्मेशन होगा, अगर रेड फॉस्फोरस में I2 मिलाएंगे तो PbI3 का फॉर्मेशन होगा, और इनको अगर हम यूज़ करेंगे PbR3 को PbI3 को, तो यहाँ पे जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में PbR3 यूज़ कर ले, ये अल्कोहल है यहाँ पे PCl5 यूज़ कर ले, तो मेरा क्या होगा, ये रिएक्शन एग्जैक्ट आपको हर एक कोचिंग के टेस्ट के अंदर नीट के PIQ में मिल जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम PCl3 यूज़ करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में H3PO3 बनेगा, लेकिन वहीं पे अगर हम PCl5 यूज़ कर लें तो PuCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। तो देखो PCl5 पे यानी कि 5 क्लोरीन यूज़ कर रहे हो, तो एक क्लोरीन तो यहाँ पे अल्काइल में जुड़ गया, PuCl3 में 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, और एक बनेगा HCl में, तो 5 क्लोरीन आपका ऐसे मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर PCl3 यूज़ करते हो तो अल्काइल हाइड बनेगा, साथ में H3PO3 बनेगा। तो इन दोनों डिफरेंस को याद रखना कि PCl3 बनेगा तो क्या बनेगा और PCl5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन हो गया। ये भी रिएक्शन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आया हुआ है। जैसे आप ऐसे देख सकते हो ध्यान से कि PCl5 यूज़ करेंगे तो PuCl3 प्लस HCl बनेगा, लेकिन अगर PCl3 यूज़ करेंगे तो H3PO3 बनेगा। लेकिन PbR3 और PbI3 जो है उतना ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। जैसे ये देख लो, ये भी 2024 का क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन क्या था, सिंपल है कि अल्कोहल में PCl3 यूज़ करेंगे तो अल्काइल हाइड बना, साथ में कोई ए प्रोडक्ट बना, और अल्कोहल में PCl5 यूज़ करेंगे तो अल्काइल हाइड बना, HCl बना, साथ में कोई प्रोडक्ट बी बना। अब ये ए और बी क्या है वो बता दो। देखो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है, नीट 2024 के अंदर, और एक क्वेश्चन से मेरा ये आया हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट वाला होगा PCl3 में, इसमें H3PO3 बनेगा, और जो बी वाला है उसमें PuCl3 बनेगा। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए एक एक एनसीईआरटी का लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ा हुआ था। आप भी जितना भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से एनसीईआरटी में नोट करो और इस PDF को आप ले सकते हो। ठीक है, अब आगे पढ़ना है कि इस मेथड सारे मेथड से हम अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसको हम आगे तो डिटेल में देखेंगे, बस यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो भी यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। ठीक है, और जो कि डिफ़िकल्ट होता है तोड़ने में, इसीलिए इससे हम ये बेंजीन रिंग वाले को फॉर्मेशन नहीं कर सकते, अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑक्सीजन पे हमारे लोन पेयर हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इनके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने से क्या होगा, ये जो मेरा यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड जो होगा वो शॉर्टर होगा, जितना ही छोटा होगा उतना ही तोड़ने मुश्किल होगा और इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे हम बस अल्काइल का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ते हैं। 2 मेथड था ना, एक अल्कोहल वाला, तो एक वो तो मेरा हो गया। अब हाइड्रोकार्बन से हम अपना अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो दिख रहे हैं। देखो, तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं आपको मैंने एनसीईआरटी में अच्छे से आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। मैं यहाँ पे आपको उनके स्लाइड्स दिखा दूंगा। ठीक है, वो अगर आपने इन हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ा तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो पहला मेथड है एल्केन से। एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो ये मेथड आपने बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है। एल्केन ले लिए, एल्केन उसमें हम मिला दिए Cl2, UV लाइट ले लिए या हीट कर देंगे तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्काइल हाइड फॉर्म हुआ। 1-2 नहीं फॉर्म होगा, बहुत सारे मिक्सचर्स फॉर्म होंगे। इससे जो है प्योर कंपाउंड का ऑब्टेन करना बहुत ही डिफिकल्टी होता है। ठीक है, इनमें मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन फॉलो होता है। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने हाइड्रोकार्बन में बता रखा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आते हैं, इनमें आता है फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, वहाँ पे मैंने आपके सारे रिएक्शन दिखाए हुए थे। ठीक है, वहाँ पे देख लेना आप। अब एल्कीन हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें भी कौन से, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे हो सकता है, तो पहला मेथड है कि हम एल्कीन के अंदर अगर हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl, HBr, HI इन तीनों में से अगर एल्कीन में ऐड कर दे तो मेरा यहाँ पे
अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको याद नहीं है तो देख लो एल्कीन का ये स्लाइड्स मैंने इसको अच्छे से डिटेल में कि अगर मेरा सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब क्या फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपने एल्कीन चैप्टर नहीं किया है तो उसको मैंने इसको सारे रिएक्शंस वहाँ पे ये स्लाइड्स वहीं के हैं मैंने कर रखे हैं, तो वहाँ पे जरूर देख लेना। होता है कि एल्कीन में जब भी हम HCl HBr HI ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। मार्कोनिकोव रूल्स को भी एक्सप्लेन हुआ मैंने वहाँ पे किया था, उससे एडिशन होगा और मेरा अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है उससे होता है। ठीक है, तो वो मैंने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेगा। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है कि देखो जिस कार्बन पे जितना ही कम हाइड्रोजन होगा उस कार्बन पे निगेटिव पार्ट अटैक करता है। तो इस पार्ट पे कार्बन हाइड्रोजन कम है उस पर निगेटिव पार्ट अटैक करेगा और वही मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ऑन सिमेट्रिकल पे हो गया। फिर मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया था कि जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, जितना ज़्यादा मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा एल्कीन फॉर्म होगा और वहाँ पे हम रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जरूर देख लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अब है कि एल्कीन में ही अगर हम हैलोजन को यानी कि Cl2 Br2 उनको ऐड करें तो क्या होगा। तो देखो ये भी मैं क्या करूँगा, हर रिएक्शन वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे देख लेना, मैंने अच्छे से प्रॉपर ये सारे स्लाइड्स वहीं के हैं। ठीक है, एल्कीन चैप्टर के वहाँ पे मैंने करा रखे हैं। होता ये है कि एल्कीन में जब Br2 को ऐड कर रहे हैं साथ में CCl4 ऐड करें तो देखो Br2 CCl4 का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो जो Br2 है दोनों कार्बन पे 2 ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे और ये मेरा कलरलेस कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो जो ये रेडिश ब्राउन कलर था ये कलरलेस हो जाएगा। इससे हम ये पता करते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या होता है कि डीक्लोराइजेशन ऑफ Br2 CCl4 जो मेरा रेडिश ब्राउनिश होता है, अगर ये मतलब कलरलेस हो गया यानी कि कोई ना कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टेंट में है। ठीक है, और वहाँ पे मैंने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, अब ये है हैलोजन मेथड से कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, तो पहला मेथड था अल्कोहल वाला, वो हो गया। फिर हाइड्रोकार्बन्स वाला मेथड था, वो हो गया। अब एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे हमको दो देखना है, एक है फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। होता यह है कि कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले लिए जैसे कि क्लोराइड ब्रोमाइड, उसमें अगर हम ड्राई एसीटोन और प्लस NaAI ले लिए, मतलब ठीक है सोडियम आयोडाइड ले लिए, तो यहाँ पे मेरा अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में आपका NaCl NaBr इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आप ड्राई एसीटोन क्यों लेते हो। ठीक है, ड्राई एसीटोन इसलिए लेते हैं कि अगर हम वहाँ पे ड्राई नहीं लेंगे, वाटर का अगर प्रेजेंस होगा उसमें, तो वाटर प्रेजेंट होने के कारण मेरा क्या होगा कि जो भी यहाँ पे एसीटोन है अगर उसमें वाटर प्रेजेंट होगा तो ये होता ये है। देखो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता सिंपल, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे जो भी मेरा NaCl और NaBr ऑब्टेंड हुआ, आपको पता होगा कि NaCl जो है ये प्रिसिपिटेट करता है। ठीक है, ड्राई एसीटोन यूज़ किए हैं तो प्रिसिपिटेट कर जाएगा ये, और जितना ही प्रोडक्ट का कम बनेगा उतना ही रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ये पता है आपको कि जितना ही अगर अपने प्रोडक्ट का कंज्यूम होते रहा तो मेरा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और ये मेरा होता है ली-चार्टले प्रिंसिपल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इक्विलिब्रियम में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरे NCERT के हाइलाइट्स को कि ली-चार्टले प्रिंसिपल क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ कि अगर मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितना हो रहा है उसको कंज्यूम कर लें तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम वाटर ले लिए, मतलब ड्राई एसीटोन ना लें, वाटर प्रेजेंट होगा तो वाटर जो है NaCl से कंज्यूम हो जाएगा और ये सोल्युबल प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पे NaCl का प्रिसिपिटेट नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होगा कि NaCl जो है वो एक्युमुलेट होने लगेगा, तो फिर रिएक्शन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ड्राई एसीटोन लेते हैं ताकि जो NaCl है वो मेरा प्रिसिपिटेट कर जाए और रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होते रहे। लेकिन अगर वाटर प्रेजेंट रहेगा तो फिर वो उससे रिएक्ट कर लेगा NaCl से और ये सोल्युबल प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर ली-चार्टले प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा और ये मतलब फॉलो होगा लेकिन वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हम ड्राई एसीटोन लेते हैं, फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। इससे हम अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। होता है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिए, ब्रोमाइड ले लिए, उसमें हम कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड यूज़ करते हैं, मेटल से जुड़ा हुआ फ्लोराइड, AgF, Ag2F2, CuF2, SpF3, इनमें से कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले लिए। ठीक है, जैसे एंटीमोनी हो गया, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेशन हो जाएगा अल्काइल फ्लोराइड का। तो यही है हमारा फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है। और फिंक लिस्टिन रिएक्शन से हम अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं और स्वार्ट्ज रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। दोनों फिक्स्ड है, ठीक है, दोनों रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लो। अब पढ़ते हैं हैलोएरेंस के प्रिपरेशन के बारे में। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारे एनसीईआरटी हाइलाइट्स पीडीएफ्स को ज्वाइन करना, तो मैंने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी और अब तो फिजिक्स के भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी हाइलाइट्स अपलोडेड हैं, आप सबको ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ्स एकदम एचडी क्वालिटी में हैं, प्रॉपर मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वहीं पे ऐड किए हुए हैं। एनसीईआरटी के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को भी मैंने ईजिली उसको समझाया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे 99 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए सारे पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और साथ में आपको क्वेश्चंस बैंक भी हो जाए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। आपका 99 रुपीज़ में मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट पूरी सारे एनसीईआरटी के पीडीएफ में मिल जाएंगे। हैलोएरेंस के प्रिपरेशन के बारे में देखो, हैलोएरेंस पहले है क्या वो समझ लेते हैं। तो जब भी बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो बोलेंगे उसको हम लोग हैलोएरेंस। पहला जो मेथड है वो हाइड्रोकार्बन से है। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि जो भी बेंजीन रिंग है वो एक ही रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो उसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमको कोई भी अगर क्लोरीन ब्रोमीन अटैच करना है तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेंगे। होगा कि जैसे ये टोलिन है, यहाँ पे अगर Br2Cl2 को ऐड करना है तो हम FeCl3, ठीक है, और ये आयरन को ऐड करेंगे तो मेरा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमारा हैलोजन अटैच हो जाएगा और ऑर्थो हैलोट्रेनिन और पैरा हैलोटोलिन फॉर्म होगा। जो मैकेनिज्म होगा इसका ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग डिटेल में क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म को फॉलो होगा। और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो हैलोजन है इनको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज इनका मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो क्लोरीन और ब्रोमीन आप ऐड कर रहे हो, अगर आपको आयोडीन ऐड करना है बेंजीन रिंग में तब कैसे करोगे। तो होता है कि जब हम आयोडीन को ऐड करते हैं तो मेरा यहाँ पे HI का फॉर्मेशन होता है, और HI जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करना पड़ता है, HNO3 को या HiO4 को, ठीक है। नहीं तो अगर मेरा बस HI का फॉर्मेशन होगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अगर हमको फ्लोरीन को ऐड करना है इस टोलिन के अंदर तो फिर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, फ्लोरो कंपाउंड नहीं प्रिपेयर हो पाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मेथड, हाइड्रोकार्बन से बनाने का मेथड। अब दूसरा जो पढ़ना है हमको सेंड मेयर रिएक्शन पढ़ना है। देखो, अगर आपने पढ़ा हुआ है एनिलीन चैप्टर तो ये रिएक्शन आपको वहाँ पे बार बार मिलेगा। एनिलीन जो है अमीन्स चैप्टर के अंदर बहुत इसके सारे रिएक्शन देखने हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जो आप अमीन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये रिएक्शन डिटेल्स में पढ़ने सारे, ठीक है, मैकेनिज्म के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन में अगर कोई भी हम सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, और हेलोजन एसिड यूज़ किए बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा बेंजीन डाईअजोनियम साल्ट फॉर्मेशन होता है। ये बेंजीन है, डाईअजोनियम यानी कि N2 और हाइलाइड उसका फॉर्मेशन होगा। इस बेंजोनियम डाईअजोनियम हाइलाइड के अंदर अगर हम Cu2 कॉपर क्लोराइड CuBr2 ये ऐड कर दे तो मेरे यहाँ पे अराइल हाइलाइड क्लोरीन और ब्रोमीन का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन डाईअजोनियम हाइलाइड हो गया, इसमें Cu2Cl2 और HCl अगर ऐड कर दे, Cu2Br2 और HBr ऐड कर दे तो यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही होता है सेंड मेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन वहाँ पे पढ़ना है अमीन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंड मेयर रिएक्शन। इसमें यही होता है कि हमारे एनिलीन से डायरेक्ट हम बनाते हैं बेंजीन डाईअजोनियम हाइलाइड और फिर वहाँ से बना देते हैं अराइल हाइलाइड, ठीक है। और मैंने ये लिख रखा है आपको समझने के लिए, कन्वर्जन के लिए, कि बेंजीन से रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड होता है। तो इसका नाइट्रेशन कर देंगे बेंजीन में तो फिर मेरा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, उसमें अगर SN+HCl डाल दी। ये सारे आपको पढ़ना है, एनिलीन जो पढ़ना है हमको एमीन चैप्टर के, वहाँ पे रिएक्शन पढ़ना है। तो मैंने बस ये कन्वर्जन का रिएक्शन इसलिए यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको आयोडीन अटैच करना है इसी मेथड से, मतलब ये तो रिएक्शन में बस यही 3 स्टेप आते हैं आपके, क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड को जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपको बेंजीन से आयोडीन को अटैच करना है तो आप क्या करो, जो आपका बेंजीन डाईअजोनियम हाइलाइड है वहाँ पे हम KI को ऐड कर देंगे और पोटाशियम आयोडाइड जो है उससे बन जाएगा बेंजीन आयोडाइड, ठीक है। तो यही है दोनों मेथड, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है मेरा इन टेस्ट में क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि हैलोजन से अल्काइल हाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड में था, तो वहाँ पे एक रिएक्शन था, शायद मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है। अल्कोहल को जब हम ऐड करते हैं पोटाशियम आयोडाइड
H3PO3 के फॉर्मेशन में प्रेजेंस में तो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन ये दे रहा है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज़ करते हैं जब अल्कोहल में अटैच करते हैं हम Ki को, पोटाशियम आयोडाइड को जब अल्कोहल में ऐड करते हैं तो यहाँ पे H2SO4 को क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बिकॉज H2SO4 जो है ये जो है यहाँ पे जो भी HI फॉर्मेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 के अंदर, बिकॉज H2SO4 जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे जो भी मेरा HI फॉर्मेशन हो रहा है उसको I2 के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए हम H2SO4 को नहीं यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं H3PO3 को, ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छा एल्ड मेरा निकले अल्काइल आयोडाइड का। तो यही रीज़न है। अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की करें तो अल्काइल हैलाइड जो है कलरलेस होते हैं जब प्योर फॉर्म में होंगे तो, ठीक है। जो मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया, ये सारे गैसेस होते हैं। और जो हायर मेंबर होते हैं ये लिक्विड और सॉलिड होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे हमारे गैसेस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर नेक्स्ट पढ़ना है हमको यहाँ पे कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं इनका पोलरिटी ज़्यादा होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, इसी के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड्स का ज़्यादा होते हैं इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, जहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं उनसे। उनके अगर मॉलिक्यूलर मास तब सेम भी है तब भी, क्योंकि इनका पोलरिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने स्टार्ट करें तो अगर मेरा जैसे यहाँ पे देख लो ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अगर सारा अल्काइल ग्रुप सेम है, आर सब सेम है, तो सबसे ज़्यादा मेरा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आयोडीन वाले का होगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों होगा? सिंपल बात है कि अगर मेरा साइज बढ़ेगा, मास ऑफ द हैलोजन बढ़ेगा तो मेरा वन डबल फोर्स बढ़ेगा और मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कि जब भी मेरा अल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पे। सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन भी होगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे दूसरा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक हैलोजेंस का क्या होगा, ठीक है। अगर हमारा जो यहाँ पे मेरा ब्यूटेन है, 4 कार्बन का ब्यूटेन है ब्यूटेन ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे अगर मेरा आइसोमेर, इसके जितने भी आइसोमर्स होंगे उनको अगर हम बना दें तो फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि या तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, या तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारा ब्रांचिंग के ऊपर। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे आइसोमेरिक हैलोजेंस है यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर टर्सरी का होगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मेरा ब्रोमीन जुड़ा है, प्राइमरी का में जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन से, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा ब्रांचिंग है, तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम इसका होगा, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वो ये वाला है आइसोमेरिक डाई हैलोबेंजीन का। यानी कि अगर मेरा बेंजीन रिंग है उस पर 2 हैलोजन क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है ऑर्थो, जैसे इसको फिक्स कर दे, इसके कंपेयर करते, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे और ये पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो मेटा पैरा का अगर हम कंपेयर करें, 2 हैलोजन सब पे जुड़े हुए हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुनो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो सबसे मेरा ज़्यादा होगा ऑर्थो पैरा फिर मेटा, ऑर्थो फिर पैरा फिर मेटा। आप इसको याद कर सकते हो एक ट्रिक से, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा पब्लिक जब ज़्यादा गर्मा जाएगा तो प्रधानमंत्री को कैसे बोलेगा? OPM, ठीक है, गुस्सा होकर एकदम बॉइलिंग में पब्लिक है तो OPM, ऑर्थो पैरा मेटा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो अगर पब्लिक मेरा मेल्ट कर गया है तो मैंने ऐसे याद किया है, मेल्ट किया हुआ है तो प्यार से बोलेगा प्रधान ओ मंत्री, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो पैरा ऑर्थो मेटा, ओ प्रधानमंत्री, प्रधान ओ मंत्री। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइमेट्री पे। क्यों ऐसा आपका चेंज आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट में? बिकॉज ड्यू टू साइमेट्री पैरा आइसोमर्स, ठीक है, इजिली फिट कर जाएंगे अपने क्रिस्टल लैटिस के अंदर ऑर्थो और मेटा के कंपेरिजन में। तो पैरा आइसोमर्स का सिमेट्री अच्छा है, इसीलिए इनका जो भी लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मेरा सिमेट्री है उतना ही परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन का, ठीक है। और यहाँ पे आपके इनसेट में ग्राफ दे रखे हैं, सिंपल सा ग्राफ है कि जितना ज़्यादा मेरा, जैसे यहाँ पे देख लो CH3X है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड ये गैसियस होते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इथाइल क्लोराइड भी, ये भी मेरा गैसियस होता है, तो ये 3 गैसियस हैं, ये भी दिख रहा है। अगर इनको कंपेयर करना है हमको
बॉइलिंग पॉइंट में, तो सबसे ज़्यादा अगर मेरे अल्काइड को फिक्स कर दे, जैसे CH3 कर दे, तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का होगा। सिंपल सा दे रखा है, ठीक है। और गैस फॉर्म में कौन कौन सी यूज करते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया अच्छे से। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरा डाई हेलोबेंजीन वाला है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं डेंसिटी में। तो डेंसिटी सिंपल है, डाउन दी ग्रुप जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देख लो, सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा मॉलिक्यूलर वेट, तब सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। यहाँ पे जाएँ तो मेरा क्लोरीन का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसमें 4 क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसका होगा, ठीक है। अब सोलबिलिटी की बात करें तो सोलबिलिटी के लिए आप एक लाइन याद करो कि अल्काइल हैलाइड्स आर मोर पोलर। अगर अल्काइल हैलाइड्स मेरे पोलर होते हैं और वाटर में इमिसिबल होते हैं। क्यों वाटर में इमिसिबल होते हैं? बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा से नहीं फॉर्म कर सकते वाटर के साथ। तो सिंपल दिख रहेगा कि जो भी मेरे हैलोएल्केन्स होते हैं बहुत ही स्लाइटली सोलबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि सोलबिलिटी ऑफ हैलोएल्केन्स जो है वाटर में बहुत लो होता है। हैलोएल्केन्स जो है वो डिजोल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मैंने आप एग्जांपल लिख रखा था, एसीटोन, ईथर, इथेनॉल, ये टॉलिन, ये सब हो गए मेरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यही था। अब आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है कि इनको बोल रहा है कि आप अरेंज करो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। देखो सिंपल बात है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, फिर 1 क्लोरीन है, क्योंकि कार्बन का नंबर सेम है, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो इसमें देखो ये ब्यूटेन है 4 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, 3 कार्बन, ये दोनों आइसोमर्स हैं। और इसमें तो सिंपल इन दोनों से तो ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, 4 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो बस जितना ज़्यादा ब्रांचिंग है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है मेरा क्लोरीन, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स के बारे में। केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे कि हैलोएल्केन से क्या क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे एल्कीन का, अल्कोहल का और मेटल से करा सकते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं तो इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन मेन शो करते हैं हैलोएल्केन्स। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हम देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको याद है कि जब हाइड्रोकार्बन होने पर था कि एल्कीन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा अल्काइल हैलाइड से, तो वहाँ पे था एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर। और तीसरा रिएक्शन जो है शो करते हैं मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अगर मैं ओवरव्यू दूँ आपको, तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर है 3 है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने हाइड्रोकार्बन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मेरे अल्काइल हैलाइड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बस ये हमारे अल्काइल हैलाइड ही शो करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर, यानी कि SN1 और SN2। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वर्ड में ही सब कुछ दे रखा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मेरा भरा हुआ है, तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। अब ज़्यादा किसी के पास पैसा हो जाएगा तो जिसके पास कम पैसा है उस पर अटैक करेगा। तो अगर किसी के पास न्यूक्लियोफाइल्स ज़्यादा है मेरे, उनमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स उस पर ये अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे, यहाँ पे अगर ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसकी बात करें तो कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था। और इस हैलोजन पे मेरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज पे होगा। तो ये यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, आके इस न्यूक्लियोफाइल को, मेरे हैलोजन को लिव कर देगा, मतलब इसको हैलोजन यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। तो हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा रहा है, उसकी जगह पे अपने खुद को आ जा रहा है। तो यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो हैलोजन एटम है मेरे लिविंग ग्रुप की तरह होते हैं, ठीक है। तो चलो डिटेल में बात करें, अल्काइल हैलाइड बस शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसके डेरिवेटिव शो करते हैं। ये जो रिएक्शंस है ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, मैं एक एक करके आपको डिटेल में बात करूँगा, बेस्ट आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। हो क्या रहा है, आप टेबल के समझो, हम अल्काइल हैलाइड में इस रिएजेंट को ऐड करेंगे,
फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस अल्काइल हाइड्राइड पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट का मेरा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये अल्काइल हाइड्राइड है, इसमें हम NaOH और KOH को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो आगे हम SN1 SN2 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे वहाँ पे इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे अभी कुछ देर में। यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा और मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर इसमें हम H2O को ऐड करेंगे अल्काइल हाइड्राइड पे तो क्या होगा, मेरा H2O न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल बताना चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि जब अल्काइल हाइड्राइड में H2O को ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो H2O ही होगा। यहाँ भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्काइल हाइड्राइड में अगर हम NaOR यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड को यूज़ करें, रिएक्ट कराएं तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे मेरा ईथर फॉर्म होगा। जो हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, वहाँ पे ये सेम रिएक्शन पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। विलियमसन सिंथेसिस के नाम से ये नेम्ड रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस नाम है इसका। अल्काइल हाइड्राइड में जब सोडियम एल्कोक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है और इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ। अल्काइल हाइड्राइड में अगर हम सोडियम आयोडाइड को रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, कुछ याद आ रहा है? अरे भाई अभी हमने पढ़ा था जब हम अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, फिन क्रिस्टीन रिएक्शन, यही जो था अल्काइल हाइड्राइड में हम सोडियम आयोडाइड का यूज़ कर रहे थे, तो ये वो रिएक्शन है। अब जो सबसे अच्छा ये ईजी रिएक्शन है, अल्काइल हाइड्राइड में एक NH3 को ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, फिर दोबारा NH3 को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको हम पढ़ते हैं। देखो होता ये है कि अल्काइल हाइड्राइड है, ये NH3 है, ये अटैक किया इस पर, ठीक है, तो मेरा बन गया प्राइमरी अमीन। ये आपको सेम रिएक्शन जब आप अमीन चैप्टर पढ़ोगे वहाँ भी सेम NCERT में से वहाँ से दे रखा है, बहुत डिटेल में दे रखा है, सेम रिएक्शन वहीं से लिया गया है, लेकिन ये यहाँ भी पढ़ना है। अल्काइल हाइड्राइड में जब NH3 अटैक करते हैं तो बनता है प्राइमरी अमीन, फिर वापस से अल्काइल हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा अगर एक्सेस में है तो बनेगा मेरा सेकेंडरी अमीन, फिर वापस से अल्काइल हाइड्राइड अटैक करेगा तो बनेगा टर्सरी अमीन, और फिर वापस से अल्काइल हाइड्राइड अटैक करेगा तो बनेगा मेरा क्वार्टिनरी अमीन बनेगा, क्वार्टिनरी साल्ट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है कि अल्काइल हाइड्राइड अगर मेरा ज़्यादा है, एक्सेस में है, और तो मेरा प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी अमीन बनेगा, फिर टर्सरी अमीन बनेगा, फिर क्वार्टिनरी अमीन बनेगा। नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप जो रहता है प्राइमरी अमीन, फिर 2 जो रहता है सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी होगा। तो ऐसे ही रिएक्शन जाएगा। फिर आगे जो पढ़ना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है, ये 4 रिएक्शन पढ़ना है। एग्जाम में इससे ही बार बार क्वेश्चन आते हैं। क्या है, एक एक करके इन चारों को पढ़ते हैं डिटेल में, और इनका न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ से पहले याद कर लेना। ठीक है, तो चलो क्या है, पहले ये रिएक्शन पढ़ते हैं। इन यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेरे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या है, KCN, AgCN और KNO2 और AgNO2, इनको हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, पहले पढ़ते हैं साइनाइड्स के बारे में, फिर नाइट्राइड्स के बारे में। जो पोटाशियम साइनाइड है और सिल्वर साइनाइड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो जिनके पास 2 डिफरेंट वे हो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, उनको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी तक सबके पास एक ही था, लेकिन इनके पास 2 होता है। कैसे होता है अभी हम देखने वाले हैं। पहले लेते एग्जांपल साइनाइड ग्रुप का। इनके पास 2 हैं, या तो मेरा ये देखो, अब डिटेल में देखो, यहाँ पे कार्बन मेरा अटैक कर सकता है या नाइट्रोजन अटैक कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए। तो अगर कार्बन मेरा अटैक करेगा तो बनेगा मेरा अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो मेरा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल देखो, ये अल्काइल हाइड्राइड है, यहाँ पे हम KCN लिए हुए हैं, तो यहाँ पे मेरा कार्बन अटैक करेगा और बनेगा साइनाइड बनेगा। ठीक है, अगर हम अल्काइल हाइड्राइड में लेंगे AgCN तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा और बनेगा मेरा आइसोसाइनाइड। ये मेजर प्रोडक्ट होगा जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब बात ये आता है कि कब कार्बन अटैक करेगा और कब नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो अगर मेरा KCN है, KCN जो एक आयोनिक प्रोडक्ट है, इस केस में कार्बन अटैक करेगा। अगर आयोनिक प्रोडक्ट है तो मेरा कार्बन अटैक करेगा और साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर मेरा कोवेलेंट, जैसे AgCN है, यहाँ पे ये कोवेलेंट प्रोडक्ट है, तो कोवेलेंट में नाइट्रोजन अटैक करेगा और मेरा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कार्बन अटैक करेगा अगर साइनाइड का तो अल्काइल साइनाइड बनेगा, और नाइट्रोजन करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नाइट्राइट आयन का। ठीक है, नाइट्राइट यहाँ पे मैंने ले रखा है। अगर हमारा ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, अगर ऑक्सीजन मेरा अटैक करता है तो बनता है अल्काइल नाइट्राइट बनता है। अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। देख लो, अगर मेरे यहाँ पे KNO2 है, ये एक आयोनिक है, तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा अल्काइल नाइट्रेट मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे AgNO2 एक कोवेलेंट है तो इसमें नाइट्रोजन अटैक करेगा तो बनेगा नाइट्रो एल्केन मेजर प्रोडक्ट होगा। ये यहाँ पे एक अपना एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी दे रखा है कि जब हम हेलो एल्केन से KCN को रिएक्ट कराते हैं तो मेरा साइनाइड बनता है। अब देखो, हेलो एल्केन से KCN को रिएक्ट कर रहा है तो साइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम AgCN को रिएक्ट कराते हैं तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो NCERT एक्सप्लेनेशन यही है कि हमारा KCN जो है ये प्रीडोमिनेटली आयोनिक होता है। तो KCN जो है हमारा आयोनिक है तो यहाँ पे साइनाइड का मेजर प्रोडक्ट होगा,
और जो मेरा AgCN है ये कोवेलेंट है, तो यहाँ पे मेरा आइसोसाइनाइड का मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गया नीट 2023 जो रीनीट पेपर हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन सारे अल्काइल हाइड में कौन सा हम रिएजेंट ऐड करें कि मेरा आइसोनाइट्राइल या का फॉर्मेशन हो जाए। तो आप बोलोगे यार आइसोनाइट्राइल तो कहीं मिला ही नहीं इसमें, तो आइसोसाइनाइड को ही आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये सारे नोमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइसोसाइनाइड को ही आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। तो आप खुद बताओ आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब अल्काइल हाइड में हम AgCN से रिएक्ट करेंगे क्योंकि कोवेलेंट होता है, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो SN2 और SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे। SN2 का फुल फॉर्म क्या होगा, SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। ठीक है, कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन को अटैक कराएंगे रिएजेंट से और मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, यानी कुछ रिएक्शन ये हम एग्जांपल में ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरोमीथेन इसमें अटैक करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इसमें मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक मिनट, इसमें मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH- है, ये अटैक करेगा और मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरा कुछ ऐसे होगा। इनके बारे में बात करते हैं। पहले ही बात बोल रहा है कि ये जो हम मैकेनिज्म होगा ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की फॉलो करता है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा तो हमें पता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो ये वही है, वही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। कहने का क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे भी ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सब्सट्रेट पे भी डिपेंड करता है और रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे सब्सट्रेट क्या है मेरा क्लोरोमीथेन और रिएजेंट क्या था हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्योंकि ये 2 ऑर्डर काइनेटिक्स है मेरा, तो यहाँ पे सब्सट्रेट पे भी डिपेंड करता है, क्लोरोमीथेन पे भी और हाइड्रोक्साइड आयन पे भी डिपेंड करता है। तो ये यहाँ का इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, अब कैसे ये हो रहा है रिएक्शन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो होता ये है कि ये मेरा क्लोरोमीथेन हो गया, जो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो अटैक करता है जिस साइड हैलोजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट साइड से। ठीक है, तो और एक मेरा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑन स्टेबल होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। और फिर यहाँ पे मेरा जो भी प्रोडक्ट है जैसे मिथेनॉल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे मेरा जो कार्बन हाइलाइड बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो कार्बन और ये हाइलाइड बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा और फिर यहाँ पे मेरा मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही हम करने वाले हैं। तो होता ये है कि दोनों ये प्रोसेस साथ में होता है, कार्बन और क्लोरीन इनका मतलब बॉन्ड का ब्रेक और ये बॉन्ड का जुड़ना दोनों साथ में होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप पे दोनों काम हो जाता है, इसका बॉन्ड टूट भी जाता है और ये जुड़ भी जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है मेरा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन होता है। कैसे होता है अभी और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जिस साइड क्लोरीन प्रेजेंट है उसकी अपोजिट साइड से OH अटैक करता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ट्रांजिशन जो स्टेट है ये अनस्टेबल होता है, बिल्कुल अनस्टेबल है और इसमें 5 आपके ग्रुप जुड़े होते हैं उस स्टेट में। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते ट्रांजिशन स्टेट को। और ट्रांजिशन स्टेट में मेरे कार्बन जो है 5 एटम से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। आगे जो पढ़ना है हमको इसके रेट के बारे में पढ़ना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये पढ़ना, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, अभी तो तुरंत समझ में आपको आ जाएगा कि अगर हम कोई भी SN2 में क्या हो रहा है, SN2 में भाई हो रहा है कि जिस साइड हैलोजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, सिंपल तो बात हो रहा है। अब द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट, अगर मेरा जो यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं अगर बहुत ही बल्की ग्रुप हो जाए तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और तुरंत मेरा यहाँ पे रेट जो है तुरंत इनिबिट हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक इनिबिट होगा। अब एक एक करके सारा एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये 3 हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल आराम से मस्ती में अटैक कर देगा। तो इस केस में मिथाइल हाइलाइड जो है रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विथ SN2 रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक कर देगा तो बहुत फास्ट SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए इस मिथाइल ग्रुप से, अभी भी मेरा हाइड्रोजन सेम जुड़ा हुआ है, सब में हाइड्रोजन सेम ही है, एक्स ही है। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए इस मिथाइल ग्रुप से। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा था अब ये थोड़ा स्लो अटैक करेगा क्योंकि थोड़ा बल्कि ग्रुप आ गया, भीड़ ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये इथाइल बॉन्ड में हो गया। अब आइसोप्रोपाइल में बात करें तो ये जो दूसरा हाइड्रोजन था उसको भी हम हटा के यहाँ पे एक और बल्कि ग्रुप ऐड कर दिए। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और स्लो हो जाएगा। ठीक है,
और जो टर्सरी ब्यूटाइल होगा उसमें तीसरे हाइड्रोजन को भी हटा के हम एक और बल्कि ग्रुप ऐड कर दिए। अब इतने बल्कि ग्रुप हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास अटैक कर ही नहीं पाएगा, बहुत ही रिएक्शन जो है स्लो हो जाएगा। तो सबसे जो स्लोवेस्ट SN2 रिएक्शन शो करेगा ये शो करेगा, सबसे फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन जो है ये शो करेगा। ठीक है, टर्सरी हाइलाइट जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि बहुत ही बल्कि ग्रुप यहाँ पे जुड़ चुका है मेरा। तो अगर बात करें SN2 रिएक्शन के लिए तो सबसे फास्ट कौन शो करेगा, ये 1 डिग्री वाला। सबसे स्लो कौन शो करेगा, 3 डिग्री में, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल कम अटैक कर पाएगा और उतना ही कम SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये रिएक्टिविटी का आपको ऑर्डर दे रखा है। सबसे फास्ट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी टुवार्ड SN2 रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जैसे यहाँ पे 3 डिग्री में दिख रहा है, उतना ही कम रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है, तो ये है आपका SN2 रिएक्शन का रेट के बारे में। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, R ग्रुप को चेंज कर रहे थे। मेरा जो हैलोजन था वो सेम था, X था। अब हम हैलोजन को चेंज कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप में सेम होगा, R होगा। अब हम हैलोजन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे पहले फ्लोरीन ले लिए, क्लोरीन ले लिए, ब्रोमीन ले लिए, आयोडीन ले लिए। अब जो SN2 रिएक्शन होगा किसमें फास्ट होगा, तो जितना ही बड़ा साइज होगा आयन का, जैसे I- है, इसका साइज बहुत बड़ा है, जितना ही बड़ा साइज होगा उतना ही स्टेबल होगा और इतना ही इजीली लीव कर देगा, उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा मेरा आयोडीन का, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का। अभी आगे भी पढ़ेंगे SN1 के लिए भी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। SN1 का फुल फॉर्म क्या हुआ, एस यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। देखो ये जो है शो करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में शो करते हैं रिएक्शन। ये जो था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, यानी कि एग्जांपल क्या होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में। देखा नहीं कि यहाँ SN1 यूज़ कर रहे हैं कि SN2 यूज़ कर रहे हैं, आपको इसको देख के भी पता कर सकते हो। वाटर है, अल्कोहल, एसिटिक एसिड है, तो SN1 रिएक्शन हो रहा है। ये जो होता है ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करने का मतलब क्या है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है, बस सब्स्ट्रेट पे डिपेंड करता है। यानी कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बस सब्स्ट्रेट पे। यानी कि जैसे यहाँ पे जो सब्स्ट्रेट है मेरा ये टर्सरी क्लोराइड ब्रोमाइड ले लो, उस पे है, बस सब्स्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए 1 ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। SN2 वाला कंप्लीट होता है 1 स्टेप में। 2 स्टेप कौन कौन से, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जो कार्बोकेटायन का जो ये स्टेप है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है और रिवर्सिबल है। और आपको पता होना चाहिए जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है वही मेरा रेट डिटरमाइन करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी वही होता है। तो जितना ही मेरा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उतना ही मेरा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन उसका रीअरेंजमेंट भी कर देंगे, अभी हम देखने वाला है, रीअरेंजमेंट उसका कर सकते हैं। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जो होता है ये स्लोवेस्ट स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, ये 2 स्टेप होता है SN1 रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके अंदर हम बात करना है, स्टेप 1 जो है स्लोवेस्ट स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप पे। ये था स्लोवेस्ट स्टेप जिसमें कि मेरा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ओनली ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बस सब्स्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वहीं बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बस अल्काइल हैलाइड पे, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फिर जितना ज़्यादा मेरा कार्बोकेटायन स्टेबल प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा SN1 रिएक्शन होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन का ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इनका पूछा कि आप रेट का ऑर्डर बता दो, तो करना कुछ नहीं है, सारे को क्लोरीन को निकाल दो, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराओ सबके और स्टेबिलिटी देख लो। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा पता है तो अब पता होगा कि मिथाइल ग्रुप जो है वो +I इफेक्ट शो करता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और जितना ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा वो पॉजिटिव चार्ज से कम होगा और स्टेबल हो जाएगा। नहीं, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर मिथाइल वाला होगा। तो ये रेट है SN1 रिएक्शन का। तो अगर बात करें अल्काइल हैलाइड में SN1 और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर का, तो SN2 रिएक्शन होगा 3 डिग्री सबसे कम कर शो करेगा और 1 डिग्री सबसे फास्ट शो करेगा। लेकिन अगर SN1 रिएक्शन की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा शो करेगा और 1 डिग्री सबसे स्लो शो कम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन के बीच में सारे डिफरेंसेस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है SN1 रिएक्शन के मतलब बात के लिए उसके बारे में, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और SN1 का रेट जो है डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और अलाइलिक कार्बोकेटायन के बारे में समझना आपको।
देखो अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो आप उसको समझ सकते हो। बहुत इजी है, सिंपल है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर मेरा जुड़ा हुआ है कार्बोकेटायन तो उसको बोलेंगे एल्काइल कार्बोकेटायन। और ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये स्टेबलाइज होता है बाई थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये, ठीक है। या बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे कोई कार्बोकेटायन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, और ये भी मेरा रेजोनेंस से ही स्टेबल होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो अलाइलिक कार्बोकेटायन और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे इसको। और मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वही यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम मान लो अल्काइल ग्रुप को सेम कर दें, ये हैलोजन को चेंज करते रहें, तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन और SN2 में दोनों के लिए सेम होगा। सबसे फास्ट होगा अल्काइल आयोडाइड, सबसे स्लो होगा अल्काइल फ्लोराइड के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज साइज है, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ SN2 को रेट को कंपेयर करो, ठीक है। देखो सिंपल बात है कि क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री वाला ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि पता है रेट ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप बिल्कुल सेम है, ये हैलोजन को चेंज कर दिया, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अभी आपने बोला कि जो आयोडीन होता है I- होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज लार्जर साइज है, बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये देखो ब्रोमोब्यूटेन का 4 आइसोमर्स बना, उसका SN1 SN2 कंपेयर करो। सिंपल है, ये चारों हो गए आपके आइसोमर्स। ये 1 डिग्री ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है मेरा 1 डिग्री पे। तो SN1 SN क्या होगा, सबसे पहले 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर इस वाले पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांचिंग ज़्यादा है मेरा, और सबसे कम होगा इसका फर्स्ट का। तो ये हो गया SN1 का ऑर्डर। SN2 का इसको अपोजिट कर दो, हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ये SN2 का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। SN1 का रेट क्या होगा और SN2 का रेट क्या होगा। देखो SN1 समझते हैं, ये कार्बन कैसे है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ब्रोमीन के जाने से, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो एक रेजोनेंस ये शो करेगा और एक रेजोनेंस ये शो करेगा, और यहाँ पे CH3 जो है वो प्लस आई फिर शो करेगा। तो सबसे बेस्ट कार्बोकेटायन ये स्टेबल होगा। फिर उसके बाद जो स्टेबल होगा फिर ये वाला होगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर इसमें 2 रेजोनेंस बेंजीन शो करेंगे, CH3 नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ये होगा, यहाँ पे एक रेजोनेंस होगा और एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और यहाँ पे बस रेजोनेंस होगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा कार्बोकेटायन, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और SN2 में क्या करना है, सिंपल, ये बल्कि ग्रुप है, तो जितना बल्कि ग्रुप है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो उतना स्लोएस्ट होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया SN1 और SN2 रिएक्शन के कंपैरिजन में। अब पढ़ते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको जितने भी आइसोमेरिज्म है हर चैप्टर को सबको कंपाइल करके एक साथ वन शॉट बना दूंगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं करा रहा हूँ, सबको मैं एक साथ कराने का स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस हम वो देख लेंगे। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, उसमें अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो कैसे बिहेव करेगा SN1 रिएक्शन SN2, वो देखते हैं। देखो कार्बोकेटायन, देखो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो कायरल कार्बन जो होता है मेरा, ठीक है, जिसपे कि 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, तो वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर हम SN2 मैकेनिज्म की बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड में हमने ले रखा है, ठीक है। तो होता क्या है भाई, इसमें SN2 रिएक्शन के अंदर जो भी मेरा रिएजेंट होता है, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है, ये अटैक करेगा अपोजिट टू द ब्रोमाइड, यहाँ पे जो भी हैलोजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट में अटैक करेगा और उसके अपोजिट में जुड़ेगा। इससे क्या होता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, कॉन्फिगरेशन जो है इन्वर्जन होता है उसका, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन होता है SN2 मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि OH ग्रुप जो है मेरा अपोजिट साइड से अटैक करता है, ठीक है। अब अगर SN1 रिएक्शन की बात करें, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन शो करेगा, तो फिर कैसे होगा। देखो पहला पता है कि फर्स्ट स्टेप में मेरा सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ये स्लोएस्ट स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस कार्बोकेटायन पे जो ये यहाँ पे देखा हुआ है, कार्बोकेटायन के ऊपर रिएजेंट जो है OH, ये अटैक करेगा। इस कार्बोकेटायन के ऊपर रिएजेंट ऐसे भी अटैक कर सकता है ऊपर से, या साइड से भी अटैच कर सकता है नीचे से। तो इसमें क्या होगा, आपके 2 टाइप से अटैक करेंगे और 2 टाइप के आपके कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। एक, जिस साइड मेरा हैलोजन है उसी साइड से OH मेरा अटैक कर दे,
तो मेरा रिटेंशन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। अगर जिस साइड हैलोजन है उसके अपोजिट साइड से मेरा OH माइनस अटैक कर दे तो इन्वर्जन हो जाएगा। तो 90% इन्वर्जन होता है, 10% रिटेंशन होता है। इसीलिए जब भी जैसे हम ये क्या OH माइनस अटैक करते हैं हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ठीक है, इनका जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये जो एग्जांपल ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मेरा 90% इन्वर्जन होगा, 10% रिटेंशन होगा, यानी कि दोनों मेरे बनेंगे, दोनों ही कन्फिगरेशन फॉर्म होगा। तो अगर SN1 रिएक्शन है तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, अगर SN2 रिएक्शन है तो मेरा इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो नाम ही है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें कुछ एटम्स को हम एलिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और ये हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो हम जब एल्कीन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने डिटेल में बात किया था कि 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। वो भी 2 टाइप का होता है, अल्फा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जो हमारे सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है वो है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। उसमें भी 3 होता है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन और डी हाइड्रेशन रिएक्शन। उसको हम लोग ने तीनों के प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में वहाँ पे पढ़े थे कि डी हाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करेंगे, रिएजेंट का यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक के यूज़ करेंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। डी हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन में तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, पूरा मैकेनिज्म पढ़े थे लोग। तो यहाँ पे जितना NCERT में दे रखा है बस उतना ही पढ़ेंगे, डिटेल में आप एल्कीन चैप्टर में पढ़ सकते हो। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होता है पहले वो देख लो। तो जिस कार्बन पे मेरा हैलोजन जुड़ा है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, उसके बगल वाले को गामा कार्बन। तो ये हमेशा के लिए याद रखना, बिल्कुल बेसिक सा बात है। अल्फा कार्बन क्या होता है, जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस बीटा उसके बगल वाले को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो क्या है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये कोई मेरे अल्काइल हाइलाइड है। यहाँ पे होता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि इलिमिनेशन होगा किसका, हाइड्रोजन एटम का बीटा कार्बन से, और अल्फा कार्बन से होगा हैलोजन एटम का। जैसे ये अल्फा कार्बन है, इससे हैलोजन एटम को रिमूव करेंगे, और जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो हो गया डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं तो हो गया डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। और ये अल्काइल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पे दे रखा है NCERT में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है, उसको समझते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें कि एक से ज़्यादा एल्कीन फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये 2 ब्रोमोपेंटेन को देखो, ये ब्रोमीन है मेरा, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। अगर इसको हमको रिमूव करना है तो या तो ये हाइड्रोजन ये ब्रोमीन को रिमूव कर सकते हैं, या ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन को रिमूव कर सकते हैं। तो फिर मेरे 2 टाइप के एल्कीन फॉर्म होंगे, तो दोनों बना लेते हैं पहले। अगर हम इस हाइड्रोजन को और इस ब्रोमीन को रिमूव कर रहे हैं तो ये मेरा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा पेंटेन 2 इन। अगर मेरा इस हाइड्रोजन को, इस ब्रोमीन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो फिर ये मेरा एल्कीन फॉर्म होगा। करना क्या है, अगर आपको पता है हाइपर कंजुगेशन क्या है तो आप इस एल्कीन का स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना मैंने वहाँ पे सिखाया था एल्कीन वाले में, बेसिक सा है, अगर पता भी होगा आपको। तो एल्कीन ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितना हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसे काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन मेरे हैं। यहाँ पे कितने हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, तो ये मेरा ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। इसी को बोलते हैं सेटजेफ रूल। क्या होता है कि मोर स्टेबल एल्कीन, जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वही मेरा मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये 81% मेरा बनेगा ये, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, और 19% ये बनेगा क्योंकि कम स्टेबल है। तो यही होता है सेटजेफ रूल। इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा। रीनीट 2023 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे आपको अल्फा बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करके प्रोडक्ट को बताना था, ठीक है, रेट को बताना था। तो होता है कि मेरा जब भी हम ये एलिमिनेशन करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं, तो मैंने एल्कीन चैप्टर में डिटेल में बताया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन है उस पर डिपेंड करता है। जितना ही मेरा स्टेबल प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो क्या करना है, सिंपल, हमको हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना होता है, निकाल दिए। जितना एल्कीन बनना है पहले बना लो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था मैंने कि जितना एल्कीन बनना है बना लिए, ठीक है। अब इसके स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये जीत गया, ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है। यहाँ भी यही कर रहे हैं, सारे एल्कीन को बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है ना, तो देखो सबका बाप जो होता है वो रेजोनेंस होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन गली का काम हो गया, रेजोनेंस आ गया तो सारा खत्म।
सबसे पहले में यहाँ पे पाई सिग्मा पाई यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल ये होगा फर्स्ट। उसके बाद इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे होगा 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन आया था री नीट 2023 के अंदर, बहुत देख लो ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये था अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजन का एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में कंपेरिजन देखते हैं। अल्काइल हैलाइड है जिसमें कि बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उसमें कोई भी बेस या न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो 2 काम कर सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है जो हम पढ़ लिए SN1 SN2, और एक एलिमिनेशन कर सकता है जो अभी हम पढ़ चुके हैं अभी। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, स्ट्रेंथ और बेस साइज ऑफ बेस पे और न्यूक्लियोफाइल पे। उस न्यूक्लियोफाइल या बेस का साइज क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अल्काइल हैलाइड का कैसा नेचर उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो जो मेरा बेस या न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बहुत बल्कियर ग्रुप है, जैसे ये कोई आपको देख लो है, यहाँ पे मेरा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बहुत बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप है तो क्या करेगा, सिंपल अपना प्रोटोन लेगा, भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और निकल लेगा, तो यानी कि ये प्रोटोन निकलेगा, यानी कि एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है। तो अगर मेरा बल्कियर ग्रुप हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो वो SN2 को प्रिपेयर करेगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तो बहुत इजीली कोई अटैक कर सकता है उस पर, ठीक है। तो बल्की न्यूक्लियोफाइल हो तो मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो SN2 रिएक्शन होगा, सेकेंडरी हाइलाइड हो तो उसमें SN2 एलिमिनेशन दोनों से डिपेंड करता है बेस स्ट्रेंथ क्या है उसका। फिर टर्सरी अगर हाइलाइड है तो उसमें SN1 हो सकता है या एलिमिनेशन होता है, वो भी डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये था एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में कंपेरिजन, मेन ये इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट आपको दे रखा है, मेटल से रिएक्ट करेंगे अगर अपने अल्काइल हैलाइड को तो क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा मेरा, जब भी कोई भी अल्काइल हैलाइड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे हमको जो पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम को हम ऐड किए, ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ड्राई ईथर के वजह से मैग्नीशियम एड करेगा तो बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgBr ऐड करेगा। जैसे ये है, देखो ये कोई अल्काइल ग्रुप हो गया मैग्नीशियम और ये हैलोजन हो गया, जो कार्बन और मैग्नीशियम ग्रुप है ये मेरा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जो मैग्नीशियम और हैलोजन का बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरा बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना इसमें पोलैरिटी है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको बस कोई भी प्रोटोन या हाइड्रोजन का सोर्स मिल जाए, उससे ये तुरंत रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करेगा। इसको वाटर मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, अमीन्स मिल जाए, अभी और दिखाएंगे, उनमें से कोई मिल जाए, प्रोटोन बस इसको मिल जाए, H+ मिल जाए, ये तुरंत गेन करके अपना हाइड्रोकार्बन्स बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रोटोन का सोर्स H2O, HCl, C2H5 अमीन्स कोई भी मिल जाए इनको, तो याद रखना, भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में याद नहीं आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ भी मिला देंगे तो आप सोचना मत, सिंपल देखना कि प्रोटोन डोनर है, तुरंत हाइड्रोकार्बन्स आंख बंद करके बना देना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्राई ईथर क्यों ले रहे थे, ठीक है। अब आप खुद बताओ, इतना जब ये रिएक्टिव है तो इसको भाई प्रिजर्व करने के लिए भी इनसे दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करते हैं तो मॉइस्चर से उसको बचा के रखते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है। और जब इसका हम प्रिपरेशन करते हैं तो ड्राई ईथर इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर रिएक्शन में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा नहीं, हाइड्रोकार्बन्स बन जाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि प्रोटोन वहाँ से ले लेगा। इसीलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं, मॉइस्चर से इसको दूर रखते हैं, ठीक है। और ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के अंदर। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेप है कि अगर अल्काइल हैलाइड से सीधा एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप अल्काइल हैलाइड बना लो, ठीक है। अल्काइल हैलाइड उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिंपल वाटर ऐड कर दो, H2O, HCl, कुछ भी जो मिल रहा है वो ऐड कर दो, सिंपल एल्केन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम प्रिपेयर करते हैं अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ड्राई ईथर में से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर से इसको दूर रखना है, मॉइस्चर मिलते ही बन जाएगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उससे दूर रखना होता है। अब पढ़ना ऊर्जा रिएक्शन, अब तो हर जगह इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको क्या ही बोला है कि भाई सिंपल है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, सोडियम ट्राई ईथर लेंगे तो मेरा अगर सेम कार्बन है तो कार्बन डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हो तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, एक अल्काइल हैलाइड ये है,
दोनों अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारा मिक्सचर ऑफ अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही बेसिक सा है ये। जो अब पढ़ना है लास्ट टॉपिक है अच्छा सा, रिएक्शन ऑफ हैलोवेरिन्स। हैलोवेरिन्स कौन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, इनको पढ़ना है। रिएक्शंस ऑफ हैलोवेरिन्स के अंदर जो मेन दो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बिकॉज यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग है तो दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पढ़ते हैं पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मेरे अल्काइल हैलाइड था वो SN1 SN2 दोनों शो कर रहा था, बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था। लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम हैलोवेरिन्स का, यानी कि बेंजीन रिंग से में डायरेक्टली अटैच्ड क्लोरीन है या जो भी हैलोजन है उनका पढ़ रहा है। तो देखो पहला लाइन स्टेटमेंट दे रखा है NCERT में, वो पहले पढ़ते हैं। अराइल हैलाइड्स जो मेरे ये हैं आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो मेरे अराइल हैलाइड्स है बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इस लाइन को प्रूव करने के लिए NCERT में 4 स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। पहले आप ये बताओ कि ये मेरा एक हैलोवेरिन्स है, ठीक है, इसमें KCN रिएक्ट करा है तो क्या मेरा ये साइनाइड आयन बनेगा? तो आप बताओ ये रिएक्शन सही है कि गलत है? गलत है, बिकॉज जो मेरे अराइल हैलाइड्स होते हैं बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नहीं करते, एक एक करते पढ़ते हैं। पहला बात है कि बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, ये बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है मेरा ये क्लोरीन से, ठीक है, जो भी मेरे हैलोजन है उससे, उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर जो है डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे मेरा कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। ये कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। उसके कारण से क्या होगा मेरा, अब रेजोनेंस कारण से डेवलप हुआ है, उसके कारण से जो क्लीवेज है जो हम तोड़ के यहाँ पे एक्स्ट्रा दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, वो अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। इसीलिए लेस रिएक्टिव होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहला रीज़न हो गया ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसको हम लोग क्लीवेज करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पहला स्टेप हो गया। दूसरा मतलब रीज़न क्या दे रखा है कि देखो अब आप दोनों को कंपेयर करना, ये हमने अभी पहले पढ़ा था उसको पहले पढ़ लेते हैं। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्कैटर कितना होगा, एक s ऑर्बिटल है, टोटल 4 हो गए तो 25% होगा। और इसका जो परसेंटेज ये हाइब्रिडेशन है मेरा sp2 होगा, परसेंटेज ऑफ स्कैटर 1/3 × 100 यानी कि 33.3% होगा। और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा क्योंकि परसेंटेज स्कैटर ज़्यादा है और इसका कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो NCERT बोलता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये हैलोजन को टाइटली अटैच करके रखेगा अपने तरफ, तो बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर हो गया मेरा, तो फिर से और क्लीवेज करना और मुश्किल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखा कि sp2 हाइब्रिडेशन है मेरा, तो ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो उतना ही जो मेरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उतना ही टाइटली ये होल्ड कर रखेगा, ठीक है। वही हमारा अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडेशन था, यहाँ पे देख लो sp3 हाइब्रिडेशन था तो थोड़ा मुश्किल था, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मेरा कम था तो उनको ब्रेक करना ईजी था। तो वही बोल रहा है कि जो मेरा बॉन्ड लेंथ है वो हैलोएल्केन्स का ज़्यादा होगा हैलोवेरिन से, क्योंकि यहाँ पे मेरा हैलोवेरिन्स के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और ये टाइटली अटैच्ड भी है, इसीलिए इनका बॉन्ड लेंथ कम होगा हैलोवेरिन्स। जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ है, जैसे देखो अपना ये कार्बन और ये क्लोरीन इनकी बॉन्ड लेंथ है, ये मेरा हैलोएल्केन्स में ज़्यादा होगा हैलोवेरिन्स को बढ़ जाएगा, क्योंकि हैलोवेरिन्स में जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब तीसरा रीजन जो दे रखा है कि मान लो जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जो कि हमें जो बोल रहे हैं फिनाइल केटायन। देखो ये होता है फिनाइल केटायन और ये होता है मेरा बेंजाइलिक केटायन, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे जो कार्बोकेटायन होंगे उनको बोलेंगे बेंजाइलिक केटायन, और बेंजीन पे डायरेक्टली जो होंगे उनको बोलेंगे फिनाइलिक केटायन। तो इस पर कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ऐड कर दे रखा है। जो मेरे फिनाइलिक केटायन होते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते हैं, जो बेंजाइलिक केटायन होते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तो जो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है इसीलिए हमारा इनका फॉर्मेशन नहीं होता जाता, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं होते हैं। तीसरा जो यहाँ पर रीजन दे रखा है कि रिपल्सन होता है। अब देखो ये बेंजीन रिंग खुद मेरा बहुत ज़्यादा इसमें पाई बॉन्ड है, ये खुद इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब इनके पास न्यूक्लियोफाइल उस पर भी तो निगेटिव चार्ज है, वो क्यों अटैक करेगा, इतना ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिपल्सन नहीं होगा। तो NCERT चौथा पॉइंट बोलता है कि यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल दूर रहेगा, ज़्यादा अटैक नहीं करेगा। तो इन 4 रीजन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे अराइल हैलाइड्स हैं, क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन भाई हम तो इंसान हैं, मान तो सकते नहीं,
हम इनको ज़बरदस्ती अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के दिखाएंगे। कैसे कराएंगे? उनको बोलेंगे डाउस प्रोसेस। क्या कराया था उन्होंने? अपना हेलोनिस लिया जो नहीं मान रहा था, उसमें ऐड किया NaOH। हमको जैसे हम सिंपल अल्काइल हैलाइड जो पढ़ते हैं उसमें हम NaOH ऐड करते रहते हैं, उससे हम कर रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर कितना है? 623 केल्विन, 400 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर 300 atm, बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिए तब मेरा फिनॉल बन गया। ठीक है, अब इसको और हम चाहते हैं कि कम टेम्परेचर देना पड़े। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, आपने पढ़ा होगा कि NO2 जो है -R इफेक्ट या -M इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से सोख लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ अटैक कर लेता है, खा लेता है, जो बोलो। ठीक है, तो NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस बेंजीन रिंग से लगेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑब्जर्व करने, किस पोजीशन से? तो अपना ऑर्थो पोजीशन से, और अपना क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, पारा हुआ। अगर यहाँ पे जुड़े हैं तो इसके लिए ये ऑर्थो और ये अपना पारा पोजीशन हुआ। तो ऑर्थो और पारा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लगेगा पूरा सूखने एकदम। ठीक है, तो उससे क्या होगा? मेन जो प्रॉब्लम था कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, इसको हमको कम करना था। अगर NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है, नाइट्रेशन से, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ सोख लेगा। बस जो मेरा प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। अब इजीली ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और मेरा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 को ऐड करेंगे। तो देखो अब कम टेम्परेचर पे हो गया। अब एक और अगर NO2 को ऐड कर दिए, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, ये पारा पोजीशन पे पहले से ऐड किए हुए थे, अब ऑर्थो पोजीशन पे एक और ऐड कर दिए। अब दोनों मिलके -R इफेक्ट रेजोनेंस से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी यहाँ पे पार्शियल डबल कैरेक्टर है उसको सोख लेगा, तो और टेम्परेचर कम लगेगा। ठीक है, तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है वो बहुत कम हो जाए, डिक्रीज कर जाएगा, जिससे हमारा रिएक्शन बहुत ईजिली होने लगेगा। अगर मान लो जितने भी ऑर्थो और पारा पोजीशन है उन तीनों पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप ऐड कर दे, तीनों अपना अपना रेजोनेंस -R इफेक्ट में मेजोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ सोख लेंगे और ये पार्शियल डबल कैरेक्टर और कमज़ोर हो जाएगा, तो बहुत ईजिली ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे लगाएंगे अगर हम NO2 ग्रुप तो काम नहीं करेगा। ठीक है, हमको लगाना पड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि माइनस रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट वहीं पे काम करता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हेलोरेंस का। अगर ऑर्थो पे और पैरा पे सारे पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाएं तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, नहीं लगाएंगे तो सबसे स्लो होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा है कि भाई बेंजीन रिंग है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है अपना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन के अंदर सारे रिएक्शन जो है हम लोग पढ़े हुए हैं। मतलब अपना हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दे रखा है वो ध्यान से दोनों कि जो यहाँ पे मेरा इस बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दो आपके शो कर सकते हैं, या तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा तो -I इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, या सोखेगा बोल लो। और रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा तो +R इफेक्ट शो करेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो दोनों काम कर रहा है। रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अटैक करेगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा भी। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है। इसीलिए NCERT में बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि हेलोजन एटम जो जुड़ा है हमारा बेंजीन रिंग से वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि लेकिन ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है रेजोनेंस से। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं करेगा। लेकिन हेलोजन एटम जो है यहाँ पे -I इफेक्ट भी शो कर रहा है, तो ओवरऑल जो है इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में से निकालेगा अपनी तरफ। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं बहुत ही अच्छा ये स्टेटमेंट है। असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मेरा है हेलोरेंस के अंदर वो स्लो होता है बेंजीन रिंग से, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा बेंजीन रिंग से पे अगर हेलोजन हम ऐड कर देंगे तो -I इफेक्ट शो करेगा और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मतलब सोख लेगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करते हैं बेंजीन रिंग के कंपेरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक एक करके हेलोजिनेशन पढ़ते हैं। सिंपल है, Cl2 + FeCl3 तो अपना पारा पोजीशन में डोमिनेट होगा। नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 प्लस अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा और पारा पोजीशन पे भी जाएगा। सल्फोनेशन करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3 होगा। जो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप बताओ कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स याद है, एरेनियम याद है, बेंजीन जब हम पढ़ रहे थे, जब इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो अब बताओ किस स्टेप के अंदर फॉर्मेशन हो रहा था सिग्मा कॉम्प्लेक्स का और एरेनियम आयन का, और ये कैसे रेजोनेंस से स्टेबलाइज था,
इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। मैंने वहाँ पे बेंजीन में सारे मैकेनिज्म डिटेल में बताए हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना यार, ठीक है। फ्रीडल का रिएक्शन जो है एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ पे C3Cl अल्किलेशन होगा, कार्बोकेटायन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, और एसाइलेशन होगा तो मेरे ऐसे फॉर्म हो जाएंगे स्टाइल वाले। जो देखो अभी 2 बज चुके हैं, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ समझ लेना बात को। देखो अभी तक हमने पढ़ा था उज रिएक्शन, जिसमें अल्काइल हैलाइड को हम ऐड कर रहे थे सोडियम और ड्राई ईथर से। अब हम यूज़ करें अराइल हैलाइड को, तो अराइल हैलाइड को यूज़ करेंगे तो मेरा यहाँ पे मतलब अभी तक हमने अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे थे, अब हम अराइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो मेरा फिनाइल वाला बनेगा डबल डबल, ठीक है। अगर दोनों को हम मिक्स कर देंगे यानी कि अल्काइल हैलाइड को और अराइल हैलाइड को, तो बोलेंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, यानी कि ऊर्ज रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, फिटिंग रिएक्शन में हम अराइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसको क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ऊर्ज फिटिंग दोनों को मिक्स करते हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड मिक्स करेंगे तो हम बोलेंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब जो हमको पढ़ना है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के अगर यूजेस की बात करें, देखो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है डाइक्लोरोमीथेन के बारे में बात करना है, यानी कि CH2Cl2। इनका यूज़ क्या है वो देखते हैं। तो इनको हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट की तरह, पेंट रिमूवर की तरह, पेंट को रिमूव करने में यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है मिथाइलिन क्लोराइड है। तो जो ये मिथाइलिन क्लोराइड है मेरा, ये बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन के लिए। इन मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर एयर के अंदर ये कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में अगर मिथाइलिन क्लोराइड प्रेजेंट है, तब भी हमारे हियरिंग और विज़न को इम्पेयर कर सकता है, यानी कि देखने को और सुनने की शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर एयर में, हवा में ये जो मिथाइलिन क्लोराइड है ये ज़्यादा लेवल पर प्रेजेंट है, तो फिर डेजीनेस, चक्कर आना हो सकता है, नोजिया हो सकता है, और फिंगर और टोज में नमनेस वाला फील हो सकता है। लेकिन अगर ये जो मिथाइलिन क्लोराइड है मेरा डायरेक्ट स्किन से कांटेक्ट हो जाए, तब क्या होगा, इंटेंस बर्निंग होगा स्किन का, और पूरा स्किन जो है रेडनेस हो जाएगा, ठीक है। अगर यही जो मेरा मिथाइलिन क्लोराइड है डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए आई से, तो मेरा कॉर्निया को बर्न कर सकता है। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि ईयर में कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्किन पे क्या इफेक्ट है और आई पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म देखो मेनली इसको यूज़ करते हैं अभी प्रेजेंट में तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले इसको हम जनरल एनेस्थेटिक सर्जरी में मतलब एनेस्थेसिया की तरह यूज़ करते थे, लेकिन अब इससे लेस टॉक्सिक, थोड़ा सा ये टॉक्सिक था, इसलिए इसके लेस टॉक्सिक फॉर्म हम ईथर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म को जो हम इनहेल करते हैं तो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, तभी तो इसको हम एनेस्थेसिया की तरह यूज़ करते हैं। अगर 900 पार्टिकल्स पर मिलियन यानी कि 900 ppm अगर हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म का बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, तब डेजीनेस मतलब चक्कर आना, थोड़ा फैटिक, हेडेक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक क्लोरोफॉर्म को अपन सूंघते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे लीवर को भी डैमेज कर देगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है, इस पूरे टॉपिक का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है, इसको ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। जो क्लोरोफॉर्म है अगर उसको एयर में और लाइट में अब छोड़ दिए ऐसे ही, तो कुछ समय बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड के अंदर, COCl2 के अंदर, और इसको बोलते हैं फॉस्जीन बोलते हैं। ये जो है क्लोरोफॉर्म तुरंत इसमें फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं तो पहले लाइट से बचाने के लिए डार्क रूम में स्टोर करते हैं, और एयर के कंटेक्ट में ना आया, इसीलिए जिस बॉटल में इसको फिल करते हैं उसको कम्प्लीटली फिल करते हैं, ऊपर ढक्कन तक फिल करेंगे ताकि एयर के लिए स्पेस बचे ही ना। इसीलिए लाइट से और एयर से क्लोरोफॉर्म को दूर रखते हैं, नहीं तो तुरंत ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेरा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एयर में जो प्रेजेंट है, और लाइट के प्रेजेंस में फॉस्जीन में या कार्बोनाइल क्लोराइड के अंदर। तो ये सेशन रीजन क्वेश्चन हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म को हम डार्क में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेरा फॉस्जीन गैस के अंदर। अब पढ़ते हैं आइडोफॉर्म में। आइडोफॉर्म में कुछ नहीं है, बस इतना है कि हाँ इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसके कारण है, तो जो फ्री आयोडीन इससे लिबरेट होते हैं उसके कारण होता है, आइडोफॉर्म के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। इसको हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाले में उसमें यूज़ करते हैं। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है मेरा, ये लीवर में कैंसर का कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, और डेजीनेस होता है, हेडेक होता है, नोजिया, वोमिटिंग तो सब में होता है, ठीक है। इसके अगर ये जो है सबसे खतरनाक ये है कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। अगर ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा तो फिर जो हार्मफुल UV रेज होंगे वो हमारे स्किन कैंसर कॉज करेंगे, आई में डिजीज करेंगे, डिसऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अब जो पढ़ना है वो है फिरॉन्स के बारे में, यानी कि CF2Cl2 के बारे में, जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स उनके बारे में।
देखो पहले तो ये इसमें फ्लोरीन है, तो आप इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला है कि इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लोरो जो भी हाइलाइट्स होंगे उनको। दूसरा कि ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, ऑन रिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है और हाईली लिक्विफाइबल गैस होता है, ठीक है। इसको रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में जाके क्या करता है, वहीं ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, ठीक है। तो फिर हमको हार्मफुल यूवी रेज आके यही सब कैटरेक्ट, आई डिजीज, स्किन कैंसर कॉज करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है DDT, पहले फुल फॉर्म क्या होगा ऊपर हो, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, यानी कि दोनों फिनाइल पे 2 क्लोरीन होगा, डाईफिनाइल, फिर ट्राईक्लोरोइथेन, जो ये इथेन है इस पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट होगा, तो इनका फुल फॉर्म होगा DDT। फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लोरल में है जो हम 2 क्लोरल बेंजीन ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीजन और ये H निकल जाएंगे और ये ऐसा मेरा फॉर्म होगा, यानी कि एक DDT मॉलिक्यूल में 5 क्लोरीन एटम होगा, ठीक है। ये जो है इसको हम यूज़ करते हैं मॉस्किटो को किल करने के अंदर, मलेरिया से बचने के लिए, ठीक है। और DDT जो है हमारा ये हार्मफुल होता है एनिमल के अंदर, एनिमल में मेटाबोलाइज नहीं होता है, हमारा फैटी टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे देश इनको बैन कर चुके हैं DDT के यूज़ को, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल है। मेनली इसको यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड के अंदर जो मलेरिया का मॉस्किटो है उसको किल करने के लिए, लेकिन अमेरिका में बैंड है, ठीक है। तो बस अब चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक्स अ लॉट इतना लास्ट तक हमको सुनने के लिए। तो चलो सोते हैं, गुड नाइट, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और चाहो तो इस सारे PDF को परचेज कर सकते हो। बहुत मेहनत से दिन रात एक करके मैं आपके लिए सारा वीडियोस बनाता हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। और PDF सारे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी के भी हैं, फिजिक्स के भी मैं अपलोड कर दूंगा, साथ में क्वेश्चंस बैंक भी है, सब कुछ है। तो ज्वाइन करना है तो कर सकते हो दोस्त। गुड नाइट।